नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश कंबोज जी द्वारा लिखा गया एक दिलचस्प उपन्यास मौत की भूल भुलैया। मौत की भूल भुलैया। लेखक वेद प्रकाश कंबोज। डायरेक्टर कल्याण विजय के बहुत पुराने दोस्तों में से था। उसकी एकाध फिल्म में विजय ने काम भी किया था। उसी डायरेक्टर कल्याण ने अपनी 25वीं फिल्म पूरी करने के पश्चात होटल डी गारिका में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें विजय को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। विजय इन दिनों एक प्रकार से खाली ही था, यानी कि उसके पास फिलहाल कोई विशेष अभियान नहीं था, इसलिए उसने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर होटल डी गारिका पहुंच गया। होटल का एक हॉल रिजर्व कर लिया गया था, जिसमें फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद थी। फिल्म जगत के लोगों के अतिरिक्त जो कुछ ही लोग शहर के थे, उनमें से एक विजय भी था। रंग और रूप की महफिल अपने यौवन पर थी। लोग हाथों में शराब के गिलास लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे। केवल एक विजय ही ऐसा था जो हाथ में उन्नास का एक गिलास लिए हुए था। ज्यों-ज्यों शराब शरीर के अंदर पहुंच रही थी, लोगों की आंखों में लाल डोरे खिंचते जा रहे थे, चेहरे पर कसाव और चमक पैदा होती जा रही थी। अभिनेत्री माला अपने नए प्रेमी और प्रसिद्ध अभिनेता देवदत्त के साथ हंस हंस कर कुछ बातें कर रही थी। अभिनेता देवदत्त की पत्नी सुरेखा बिल्कुल अलग थलग बैठी हुई थी। अभिनेत्री माला का भूतपूर्व पति और भारतीय फिल्मों का प्रसिद्ध खलनायक राकेश हाथ में शराब का गिलास लिए हुए एक दीवार के साथ पीठ टिकाए हुए उन दोनों को देख रहा था। एक समय था जब माला और राकेश के प्रसंग को लेकर फिल्मी अखबारों में रोज नई नई सुर्खियां निकला करती थी। राकेश एक ओर से इस प्रेम की सुर्खियों को गलत बताता और दूसरी ओर से माला खंडन करती। लेकिन एक दिन अखबारों में एक सच्ची खबर छपी। राकेश और माला ने आपस में विवाह कर लिया है। उनके विवाह के चित्र दैनिक अखबारों में छपे और मासिक फिल्म अखबार अपने अपने अखबारों में छापने के लिए मैटर एकत्रित करने लगे। घोड़े पर चढ़ा हुआ दूल्हा, सजी हुई दुल्हन, दूल्हा अपने मित्रों के साथ, दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ, दुल्हन वरमाला डालते हुए, दूल्हा दुल्हन अग्नि के सम्मुख फेरे लेते हुए, दूल्हा दुल्हन का सम्मिलित चित्र जिसमें वे एक दूसरे को ऐसी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे मानो नजरों से ही पी जाएंगे। फिल्म फोटोग्राफरों ने इस प्रकार के अनेकानेक चित्र खींचे और फिल्मी पत्रिकाओं के संपादकों को भेज दिए, जिन्हें प्रत्येक संपादक अपने ढंग से छापने की योजना बना रहा था। लेकिन यह विवाह भी और फिल्मी विवाहों की भांति निकला। अभी हाथों की मेहंदी साफ भी नहीं हुई थी कि अखबारों में खबर छपी कि माला और राकेश तलाक लेने जा रहे हैं। और विवाह से 10वें दिन दोनों ने तलाक ले भी लिया। मासिक फिल्मी पत्रिकाओं के संपादक अपने भाग्य को कोसकर बैठ गए। बेचारे हजारों रुपए के नीचे आ गए थे। खलनायक राकेश से संबंध विच्छेद होते ही माला के रोमांस की खबर देवदत्त के नाम के साथ फैलने लगी। वैसे देवदत्त विवाहित था, लेकिन उसकी ओर से न इस बात का खंडन हुआ न समर्थन ही। विजय देख रहा था कि इस चमक दमक के पीछे कितना खोखलापन लिए हुए हैं ये लोग। एक खूबसूरत ढोल की भांति मेहमानों से छुट्टी पाकर कल्याण विजय के निकट पहुंचा और बोला, तुम अलग थलग कैसे खड़े हो भाई? और क्या करूं भाई, विजय बोला। यहाँ जितने भी चौकटे हैं, इनमें से अधिकांश अपरिचित हैं और जो परिचित है वे इस समय अपनी मस्ती में हैं। आओ मैं तुम्हारा कुछ लोगों से परिचय कराऊं। कल्याण उसे खींचता हुआ बोला। क्या फायदा है, विजय बोला, इस समय सब मस्ती में हैं। कमाल है यार, कल्याण बोला। लगता है तुम यहाँ बोर हो रहे हो। बोर नहीं हो रहा, बल्कि चौकटे देखकर आंखें सेक रहा हूँ। कल्याण विजय के पास से हट गया और फिर कुछ देखकर अपने साथ एक भारी बदन के ठिगने से व्यक्ति को लेकर आया। बदन भारी और कट ठिगना होने के कारण वह व्यक्ति बिल्कुल गोल मटोल लग रहा था। लो विजय, मेरे एक मित्र से मिलो, कल्याण बोला। यह है मिस्टर भवनानी। इन दिनों एक जासूसी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और अपने अच्छे मित्रों में से हैं। और भवनानी, यह है मिस्टर विजय। किसी जमाने में फिल्मों में अभिनय किया था और इस समय प्राइवेट जासूस हैं। कल्याण को दूसरे लोगों की भांति यही मालूम था कि विजय प्राइवेट जासूस है। उसे यह मालूम न था कि विजय प्राइवेट जासूस नहीं, बल्कि सीक्रेट सर्विस से संबंधित एक व्यक्ति है। भवनानी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ विजय से हाथ मिलाया और बोला, ओह, तब तो मेरे अहोभाग्य है जो आपसे मुलाकात हो गई। विजय ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, जी हाँ, सो तो है ही। एक क्षण तक तो भवनानी विजय के मुख की ओर देखता रहा
उसे विजय से इस उत्तर की आशा नहीं थी, लेकिन फिर वह एकदम हंसते हुए बोला, काफी जिंदा दिल आदमी हैं आप। आपने ठीक पहचाना, विजय बोला, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यह बात कहने के चक्कर में अब तक 10 आदमी पागल खाने पहुंच चुके हैं। भवनानी के दिमाग पर कुछ कुछ शराब ने असर करना आरंभ कर दिया था, इसलिए वह भी काफी अच्छे मूड में था। बोला, अच्छा, लेकिन क्यों? ऐसा हुआ साहब कि एक बार मैं एक पार्टी में गया और वहां पर एक आदमी मुझसे बातें करने लगा। विजय बोला, अब साहब बातों ही बातों में एक बार उस व्यक्ति ने मुझसे कह दिया कि आप बहुत जिंदा दिल हैं। मैं तो खैर कुछ नहीं बोला, लेकिन पास में ही पागल खाने का एक डॉक्टर खड़ा हुआ था। उसने फौरन उसकी गुद्दी नाप ली और बोला, अगर इस आदमी का दिल जिंदा नहीं होता तो यह जिंदा कैसे होता? बस साहब, उस आदमी ने काफी हाथ पैर मारे, लेकिन डॉक्टर उसे पागल खाने ले जाए बिना नहीं माना। भवनानी विजय के इस मजाक पर हंसते हुए दोहरा हो गया। कल्याण बोला, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। भवनानी उसके जाने की चिंता किए बिना विजय से बोला, एक जोक मुझे भी याद आया है, वह सुनाता हूँ। लेकिन विजय उसकी बात को काटते हुए बोला, अजी साहब, जोक तो बहुत सुने हैं, कोई झकझकी सुनाइए। झकझकी? भवनानी ने अपनी नशे से बोझिल आंखों को आश्चर्य से फैलाते हुए कहा, यह क्या चीज होती है? कमाल है साहब, विजय भी आश्चर्य प्रदर्शित करते हुए बोला, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि झकझकी किस बला का नाम है? आप फिल्म क्या डायरेक्ट करते होंगे? खाक, मैंने झकझकी का नाम आज से पहले कभी सुना ही नहीं। दुर्भाग्य है आपका, विजय बोला, अन्यथा झकझकी को तो आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर इसी तरह यह झकझकी बात तरक्की करता रहा तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में इसे विश्व का बच्चा बच्चा जानने लगेगा। लेकिन यह झकझकी है क्या भला? कमाल है साहब, साहित्य की इस अमूल्य विधि को बला कहते हैं। कुछ तो ला जानी चाहिए थी, कल नहीं तो आ जानी चाहिए थी। भवनानी कुछ क्षण तक आश्चर्य से विजय की ओर देखता रहा और फिर बोला, लेकिन इसके संबंध में कुछ बताइए तो सही। आवश्यक नहीं है कि आदमी को हर बात के बारे में जानकारी हो। आपकी बात सही है, विजय ने कुछ सोचने का अभिनय करते हुए कहा। लीजिए, आप एक नमूना सुनिए, फिर अपने आप ही समझ जाएंगे कि झकझकी क्या चीज है। सुनिए, यह सेंसर है जो आलोचनात्मक दृष्टि से समस्त फिल्में देखता है। वह देखता है अपनी दृष्टि से कोई फिल्म हमारे चरित्र को नष्ट तो नहीं करती, हमारी आत्मा को भ्रष्ट तो नहीं करती, हमारे गंदे विचारों को पुष्ट तो नहीं करती। लेकिन कितना आश्चर्य है यह सत्य, हजारों फिल्में देखकर भी उसका चरित्र नहीं हुआ भ्रष्ट। सेंसर हमारे निश्चित करने से पहले स्वयं ही निश्चित कर लेता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सेंसर उन मनुष्यों की रक्षा करता है जो इतनी परिपक्व मस्तिष्क नहीं है जितना कि वह है, और जो अब तक इसकी भांति नहीं जान पाए हैं कि प्रेम पाप है और वह पाप का बाप है। इसलिए तो वह प्रत्येक गंदी फिल्म को कई बार देखता है, इसलिए नहीं कि उन्हें देखने में उसे मजा आता है, बल्कि इसलिए कि कहीं उसे देखकर हमें मजा ना आने लगे। हे संयमी सेंसर, तुझे कब होगा कैंसर? भवनानी बड़ी दिलचस्पी से विजय की झकझकी को सुन रहा था। विशेष दिलचस्पी इसलिए भी थी कि वह झकझकी सेंसर से संबंधित थी और फिल्म वाले तो सेंसर से दुख पाए हुए होते ही हैं। यही कारण था कि न केवल भवनानी ही बल्कि कुछ और लोग भी विजय की झकझकी में दिलचस्पी लेने के कारण उसके निकट आ गए थे। और जब विजय ने झकझकी समाप्त की तो हॉल का वह भाग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दूसरे लोग आश्चर्य से उधर देखने लगे, कुछ लोग तो धीरे धीरे उधर खिसकने भी लगे थे। देवदत्त भी माला की बाह में बाह डाले उधर को हो लिया। उसकी पत्नी सुरेखा, जो अब तक अपने स्थान पर बैठी हुई थी, अपने स्थान पर ही बैठी रही। राकेश दीवार के साथ पीठ लगाए खड़ा था, वह भी अपने हाथ का गिलास थामे हुए उधर चल दिया। तालियां सभी बजा रहे थे, लेकिन भवनानी अधिक जोर से बजा रहा था। उसका चेहरा शराब और प्रसन्नता से काफी चमकने लगा था। विजय की झकझकी उसे बहुत पसंद आई थी। तालियां बजाने के बाद उसने विजय का कंधा थपथपाना आरंभ कर दिया और बोला, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि झकझकी इतनी बढ़िया चीज होती है। मैं अपनी इस पिक्चर में 2 झकझकी अवश्य दूंगा। विजय ने कुछ कहना चाहा, लेकिन न जाने क्या सोचकर चुप हो गया। वह सिर को हल्का सा झटका देकर दाद कबूल करता गया। तभी भवनानी की दृष्टि देवदत्त और माला पर पड़ी। भवनानी बोला,
आइए मिस्टर विजय, मैं आपका अपनी यूनिट के कुछ लोगों से परिचय कराऊं। भवनानी ने विजय का देवदत्त, माला और राकेश से बारी बारी परिचय कराते हुए कहा, यह है मेरी फिल्म के हीरो, हीरोइन और विलेन। विजय बोला, आजकल तो बड़े स्टार भी जासूसी फिल्मों में काम करने लगे हैं। क्या करें? भवनानी बोला, पैसा ही इन फिल्मों से मिलता है, लेकिन आपके हीरो से विलेन अधिक सुंदर महसूस होता है। विजय की इस बात का भवनानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि देवदत्त पास ही खड़ा हुआ था। विजय की बात सुनकर देवदत्त का चेहरा तो क्रोध में लाल हो गया, किंतु राकेश अवश्य प्रसन्न हुआ। देवदत्त क्रोध से फुंकारता हुआ बोला, मेरा ख्याल है मिस्टर विजय कि आपकी आंखों को चश्मे की आवश्यकता है। आपका ख्याल ठीक है, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्यथा मैं एक जोकर को हीरो कहने की गलती न कर बैठता। लोग हंस पड़े। देवदत्त का चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। राकेश मंद मंद मुस्कुराने लगा था। भवनानी ने देखा कि बात बिगड़ने जा रही है, तो उसने विजय की कमर में हाथ डाला और उसे एक और ले जाते हुए बोला, इधर आइए, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। विजय उसके साथ चल दिया। देवदत्त फिल्म जगत के भाग्यवान अभिनेताओं में से एक था और इस समय वह एक फिल्म में काम करने के 12 लाख रुपए लेता था। फिल्म उसके नाम पर चल जाती थी। विजय ने उसकी 1-2 फिल्में देखी भी थी, लेकिन उसे देवदत्त के अभिनय में जरा भी जान नजर नहीं आई थी। फिल्म संगीत और कहानी की वजह से चलती थी, लेकिन उसका हीरो देवदत्त होने के कारण नाम सबसे अधिक देवदत्त का होता था। कई बार तो देवदत्त का अभिनय देखकर विजय की इच्छा ऐसी होती थी कि मानो कड़वी कुनैन की गोली पी रहा हो। उससे अच्छा अभिनय तो उससे छोटे कलाकारों को लगता था, लेकिन चलती का नाम गाड़ी वाला हिसाब था। विजय के दिल में देवदत्त के प्रति और कोई बात नहीं थी, सिवाय इसके कि एक हीरो के रूप में वह उसे पसंद नहीं था। भवनानी उसे खींचकर एक और ले आया और बोला, मिस्टर विजय, आपको ऐसी बात उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी। विजय ने लापरवाही से कहा, सच्चाई कहीं भी कही जा सकती है मिस्टर भवनानी। खैर छोड़िए इन बातों को और यह भी बताइए कि मेरी झकझकी कैसी लगी। बहुत खूब, भवनानी बोला। मिस्टर विजय, आप प्राइवेट जासूस है ना? तो आप क्या अभी तक मुझे प्राइवेट घसियारा समझे हुए थे? नहीं, यह बात नहीं है, भवनानी धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला। दरअसल मैं आपकी एक मदद चाहता हूँ। अवश्य चाहिए, चाहने में कोई बुराई नहीं। दरअसल मैं चाहता हूँ कि जिस फिल्म को मैं बना रहा हूँ वह जासूसी फिल्मों में एक तहलका सा मचा दे, इसलिए मैं उस पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। उसकी कहानी पर भी मैंने विशेष मेहनत की है। मैं आपसे यह चाहता हूँ कि इस फिल्म में प्रयुक्त जासूसी के तरीकों के संबंध में आप अपनी राय दें। हम आपका नाम पर्दे पर प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, उसके बाद आप मुझे प्रस्तुत करेंगे और फिर ठोकर मारकर पर्दे से बाहर निकाल देंगे। भवनानी हंसते हुए बोला, आप तो मजाक कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो फिर मैं इस फिल्म में आपको एक जासूसी सलाहकार के रूप में समझ लूँगा। समझ लीजिए, समझने में क्या बुराई है। तो कल श्रीकांत स्टूडियो में सुबह मेरी फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, आप वहाँ अवश्य आइएगा। बाकी तो सब ठीक है भवनानी डियर, विजय बोला, लेकिन आने जाने का चक्कर खराब है। तभी पीछे से आकर कल्याण ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, इन दिनों कोई केस तो नहीं है तुम्हारे पास? केस तो नहीं है कल्याण मियाँ, फिर भी आने जाने का चक्कर तो टेढ़ा पड़ता ही है। छोड़ो यार, कल्याण बोला, जरा आ जाना, शायद तुम्हारी सलाह से फिल्म के कुछ दृश्यों में जान आ जाए। विजय कुछ सोचता ही रहा और भवनानी बोला, तो फिर कल आप आ रहे हैं ना? आना ही पड़ेगा। बस, तो कल सुबह 8 बजे आप श्रीकांत स्टूडियो पहुंच जाइएगा। भवनानी बोला, कहीं तो मैं आपको लेने के लिए कार भेज दूं? जी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके पास कारें नहीं हैं, आखिर वे लोग भी तो किसी न किसी ढंग से पहुंच जाते होंगे। कल्याण बोला, देख लो भवनानी बेटा, तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है, अगले पर 2 या 3 कारें हैं। ओह, भवनानी कुछ प्रभावित होते हुए बोला। फिर उसने विजय से कहा, एक प्रार्थना आपसे और करना है। कहिए, भवनानी ने कहा। देवदत्त फिल्म का हीरो है, मैं भी जानता हूँ कि उस आदमी में एक्टिंग करने की तमीज नहीं है और वह जिंदगी भर कर भी नहीं सकता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह है लकी स्टार, इसलिए मैंने भी उसे अपनी फिल्म में लिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? उससे अब आप कोई ऐसी बात ना कहिएगा जिससे वह उखड़ जाए। तो कल से मैं अपनी बातों में गोंद लगा कर लाऊंगा ताकि उन्हें सुनकर वह चिपकता चला जाए।
कल्याण और भवनानी दोनों ही हंस पड़े। कुछ देर बाद विजय कल श्रीकांत स्टूडियो पहुंचने का वायदा करके वहां से चल दिया। पार्टी उसके बाद भी काफी देर तक चलती रही थी। माला नशे में लड़खड़ा अवश्य रही थी, किंतु धुत नहीं थी। फिर भी उसे इतना होश था कि उसे किधर जाना है। कार से उतरकर वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी, जो कि अभी तक खुला हुआ ही था। किंतु अभी वह अंदर पहुंची ही थी कि किसी को सामने देखकर वह चौंक गई। सहारे के लिए उसने दीवार का सहारा लिया और फिर नशे से बोझिल आंखों को झपकाती हुई बोली, सुरेखा, तुम? उसके सामने सुरेखा ही खड़ी हुई थी, उदास और गंभीर। सुरेखा ने माला की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ माला, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। रात के इस समय? हाँ, क्योंकि और समय तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती। हाँ, देखो सुरेखा, माला ने अपने आप को संयत रखने का प्रयत्न करते हुए कहा, तुम देख रही हो कि इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है और फिर मुझे कुछ देर के बाद सुबह स्टूडियो भी पहुंचना है, शूटिंग है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या बातें करने आई हो और फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सुरेखा के चेहरे पर कठोरता के भाव उभर आए। माला ने उसके निकट से आगे गुजरने की कोशिश की तो सुरेखा ने उसे बांह से पकड़ लिया और बोली, मैं अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, लेकिन अब पानी सिर से ऊंचा गुजर गया है। माला ने अपनी बांह सुरेखा के हाथ से छुड़ाते हुए लापरवाही के साथ कहा, तो फिर डूब मरो ना। सुरेखा अनुनयपूर्ण स्वर में बोली, माला, इतनी दुनिया पड़ी हुई है, आखिर तुम मुझे ही बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? तुम मेरे पारिवारिक जीवन में क्यों आग लगा रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, नशे में भारी आवाज से माला ने कहा। तुम मेरे पास आने की बजाय अपने पति को क्यों नहीं रोकती? तुम देवदत्त से कहो कि वह मेरे पास ना आया करे। पति को रोक पाती तो तुम्हारे पास क्यों आती? तो घर जाओ और अपने भाग्य पर 8-8 आंसू बहाओ, कहकर माला लापरवाही से हंसती। सुरेखा ने तीव्र स्वर में कहा, लेकिन एक बात बताती हूँ माला, तुम मेरे घर को उजाड़ कर मजे न कर सकोगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माला ने उपेक्षा से सुरेखा के चेहरे की ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, अगर तुम में इतनी हिम्मत होती तो अपने पति को यूं हाथों से न निकलने देती। अब तुम हटो और मुझे आराम करने दो। वह सुरेखा के निकट से गुजरकर आगे बढ़ गई। सुरेखा ने इस बार उसे नहीं रोका, बस खड़ी हुई घूरती रही और फिर वह अपनी सजल आंखों को साड़ी के आंचल से साफ करती हुई बाहर निकल गई। माला अपने कमरे की ओर बढ़ी। एक नज़र उसने दूसरे कमरों की ओर देखा। सबकी बत्तियां बुझी हुई थी। इसका अर्थ था कि सब लोग सो गए हैं। वह अपने कमरे में पहुंची और बिना कपड़े बदले ही धम से गद्देदार पलंग पर जा पड़ी। आज वह कुछ अधिक पी गई थी। आंखें बंद करते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सारा कमरा घूम रहा हो। उसका जी एकदम ऊपर आने लगा और उसने घबराकर आंखें खोल दी। जी कुछ संभला। आज वह वास्तव में ज्यादा पी गई थी और इसलिए उसका जी मिचला रहा था। सोने की कोशिश में उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर वही कमरा घूमता हुआ सा महसूस होने लगा और जी ऊपर को आने लगा। आखिर उसने फिर आंखें खोल ली, पलंग पर से उठी, साड़ी खोलकर उसने एक ओर को फेंक दी और ब्लाउज व पेटीकोट में ही बाथरूम की ओर चल दी। गले में उंगलियां डालकर उसने उल्टी की। कुछ देर वॉश बेसिन पर झुकी रही, फिर कुल्ला करके अलग हटी, लटके हुए तौलिए से मुंह साफ किया और फिर दीवार में लगे शीशे में अपनी शक्ल को देखा। अब उसे अपनी तबीयत कुछ सुधरी हुई मालूम दे रही थी। नशे ने दिमाग पर कुछ बोझ देना कम कर दिया था, किंतु कदम उसके नशे में पहले की भांति ही लड़खड़ा रहे थे। बाथरूम से निकलकर वह पलंग पर आकर लेट गई, आंखें बंद की और घनघोर नींद ने उस पर अपना प्रभाव जमाना आरंभ कर दिया। किंतु अभी वह पूरी तरह सो नहीं पाई थी कि किसी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। किंतु आंखें खोले बिना ही उसने कहा, कौन है? मैं हूँ, राकेश। माला ने आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। सामने राकेश खड़ा हुआ था। वह उठी और नशे से बोझिल आंखों से उसकी ओर देखती हुई बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। राकेश आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, माला ने उपेक्षा के भाव से कहा, और अगर तुम्हें कोई काम है भी तो तुम दिन में मिल सकते हो। इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। आराम तो तुम जिंदगी भर करती रहोगी, राकेश ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा।
लेकिन अपने आराम के लिए तुम दूसरों का घर क्यों तबाह कर रही हो? मैं किसका घर तबाह कर रही हूँ? मेरा घर तुम तबाह कर ही चुकी हो, राकेश ने धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा। और अब सुरेखा का घर बर्बाद कर रही हो। माला उपेक्षा से हंसी और बोली, तुम दोनों आपस में कोई योजना बनाकर आए हो क्या? कौन दोनों? तुम और सुरेखा। मैं कुछ समझा नहीं। सुरेखा भी अभी कुछ देर पहले मेरे पास आई थी और वही बकवास करके चली गई जो कि तुम इस समय करने के लिए आए हो। राकेश ने तीक्ष्ण दृष्टि से माला की ओर देखा और बोला, आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें देवदत्त ही देता है और कोई नहीं? कम से कम तुम्हें सुरेखा के संबंध में तो सोचना ही चाहिए। माला बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। या तो तुम स्वयं यहाँ से चले जाओ या मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। राकेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, किंतु माला ने उसे बोलने का अवसर दिए बिना कहा, आखिर तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? राकेश उठ खड़ा हुआ। माला को घूरते हुए उसने धीरे से कहा, तुम्हारे जैसी औरतों को तो मर जाना चाहिए। और फिर वह तेजी के साथ बाहर निकल गया। सुरेखा घर पहुंची तो उसने देखा कि देवदत्त उसके पहले पहुंच चुका था। देव ने उससे पूछा, तुम कहाँ रह गई थी? मैं माला के यहाँ गई थी। क्यों? आप अच्छी तरह समझते हैं कि मैं वहाँ क्यों गई थी। सुरेखा बोली, मैं उससे आपको मांगने के लिए गई थी। यह क्या बकवास है? देवदत्त बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तुम्हें मुझे मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, देवदत्त ने कहा। तुम क्या समझती हो कि मैं उससे प्रेम करता हूँ? कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं उसके साथ केवल बिजनेस के कारण रहता हूँ। हम फिल्म स्टारों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना ग्लैमर बनाए रखने के लिए कोई ना कोई स्टंट रचते रहें। मैं कुछ नहीं जानती, सुरेखा उसी स्वर में बोली। मुझे केवल इतना मालूम है कि आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। यह तुम्हारा भ्रम है। देवदत्त ने अपने कपड़े उतार स्लीपिंग सूट पहनते हुए कहा। सुरेखा बोली, अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आप मेरा गला घोटकर मार क्यों नहीं देते? अन्यथा विश्वास कीजिए, मैं उस चुड़ैल को जान से मार दूंगी। किंतु देवदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर कर पलंग पर लेट गया। सुरेखा आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। श्रीकांत स्टूडियो में सेट बना हुआ था। दृश्य एक बड़े कमरे का था जिसमें आधुनिक सुख सुविधा की प्रत्येक वस्तु थी। लगता था जैसे किसी होटल मालिक का निजी कमरा न होकर राजा का महल हो। भवनानी के निर्देशानुसार प्रकाश व्यवस्था की जा रही थी। कमरे के बीच में ध्वनि यंत्र लगे हुए थे जो कि फिल्म के पर्दे पर दिखाई नहीं देते। बीच बीच में भवनानी देवदत्त, कासिम, माला और राकेश को भी कुछ न कुछ समझाता रहता था। कभी कमरे में आंख गड़ाकर उस कोण देखने लगता। इस सेट पर वह ऐसा भागता सा फिर रहा था मानो कोई पागल हो। सेट पर शूटिंग देखने वालों के अतिरिक्त कुछ और लोग भी उपस्थित थे। फिल्म का फाइनेंसर मोटा भाई और उसका अंगरक्षक चिन्ना गुरु मुख्य थे और विजय भी था। लेकिन वह एक और कुर्सी पर बैठा हुआ सब कुछ एक दर्शक की भांति देख रहा था और मन ही मन कल्याण को गालियां दे रहा था, जिसके कहने पर उसे यहाँ आना पड़ा था। जितनी कोफ्त उसे किसी फिल्म की शूटिंग देखने में होती थी, इतनी किसी बात में नहीं होती थी। लेकिन एक दोस्त का कहना भी वह नहीं डाल सकता था। आया तो था वहाँ वह एक सलाहकार के रूप में, लेकिन बैठा हुआ एक दर्शक की भांति था। भवनानी इधर उधर बिछे हुए तारों के बीच में बंदर की तरह से उछलता फिर रहा था। माला, इस हार को ठीक से पहनो, भवनानी माला से बोला। पूरे 1 लाख का है। और माला ने गले में पहना हुआ हार ठीक किया। सब काम निपटा चुकने पर उसने एक बार जोर से कहा, साइलेंस, 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 साइलेंस की आवाज गूंजी और सेट पर एकदम सन्नाटा छा गया। राजेश, जो कि फिल्म का खलनायक था, माला से बलात्कार करने की चेष्टाएं कर रहा होता है। तभी एक दरवाजे को तोड़ते हुए देवदत्त और उसके साथी कासिम ने अंदर प्रविष्ट होना था। देवदत्त के हाथ में रिवॉल्वर होना और कासिम खाली हाथ। देवदत्त को राकेश को आदेश देना था कि माला को छोड़ दे, लेकिन माला को छोड़ने की बजाय राकेश को माला के पीछे पोजीशन लेकर देवदत्त पर फायर करने थे। देवदत्त को उस समय सोफे के पीछे पोजीशन लेनी थी और कासिम को तुरंत ही एक मेज के पीछे छुपकर उसके सहारे राकेश की ओर बढ़ना था। फिर कासिम को राकेश पर हमला करना था। राकेश के रिवॉल्वर से एक फायर होना था, किंतु फिल्मी कहानी के अनुसार नहीं,
बल्कि सेट के अनुसार फिल्माई जाती हैं और बाद में उन्हें कहानी के ढंग से जोड़ा जाता है। अभिनेता अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए और कैमरे के आगे राकेश माला को जबरदस्ती पकड़ने की चेष्टा करता रहा। कुछ देर बाद कैमरा उन लोगों पर केंद्रित रहा और इसके पश्चात वह उस दरवाजे की ओर मुड़ गया जिसे तोड़कर देवदत्त और कासिम ने अंदर प्रविष्ट होना था। दरवाजा टूटा और देवदत्त व कासिम अंदर आ गए। उसके पश्चात कैमरे का कोण बदल गया और फिर कैमरा चालू हो गया। अब राकेश, माला, देवदत्त व कासिम आमने सामने खड़े थे। देवदत्त ने राकेश से कहा, कांता को छोड़ दो, लेकिन उत्तर में फायर करता है और देवदत्त बहुत ही फुर्ती के साथ सोफे के पीछे जा गिरा था। उधर कासिम एक मेज को गिराकर उसके पीछे छुपा हुआ राकेश की ओर बढ़ता है। राकेश हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए सोफे की ओर चौकन्नी दृष्टि से देखता है। कैमरा अब उस मेज पर केंद्रित था जिसके पीछे की कासिम छुपा हुआ था। फिर कासिम मेज के पीछे से निकलकर राकेश पर झपटता है। माला राकेश के बंधन से छूटकर देवदत्त की ओर भागी। वे आपस में उलझे रहते हैं। तभी फायर होता है और वहां पर एकदम अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में भवनानी की आवाज गूंजती है, फायर, लाइट। भवनानी ने फिर कहा। लाइट आई और भवनानी उस सोफे के पास खड़ा हुआ देवदत्त से कह रहा था, देव के बच्चे, तुम तो ऐसे पड़े हो जैसे मर गए हो। अब उठो और दोबारा तैयार हो जाओ। इस माला के चेहरे पर वो भाव ही नहीं है जो ऐसी स्थिति में होने चाहिए। अब फिर भवनानी एकदम कहते कहते रुक गया और एकदम चौंक कर बोला, देवदत्त। उसके स्वर से स्पष्ट मालूम देता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए सभी कुछ शंकित से हो गए। मोटा भाई बोला, ओ भूटानी के बच्चे, इतना गला फाड़कर काय को चिल्लाता। मोटा भाई भवनानी को भूटानी कहता था। यह शब्द उसे भवनानी की अपेक्षा अधिक आसान लगता था, किंतु भवनानी मोटा भाई की बात का जवाब देने की बजाय सोफे के पीछे झुककर देख रहा था। माला ने भी उत्सुकता के साथ देखा और फिर एकदम चीख पड़ी, खून। मोटा भाई एकदम चौंक कर बोला, खून? किसका खून? और तभी भवनानी सीधा खड़ा होकर फर्श पर पड़े हुए देवदत्त की ओर देखता हुआ बोला, यह तो मर गया। एक बार की तो भवनानी के शब्द सन्नाटा सा फैलाते चले गए। उसके बाद वहां लोग तरह तरह की बातें करने लगे। विजय, जो अब तक आराम से एक दर्शक की भांति बैठा हुआ था, एकदम चौंक कर उठा और सेट पर पहुंच गया। देवदत्त वास्तव में मर गया था। गोली उसकी छाती में बाईं ओर लगी थी, शायद सीधी दिल में घुसी थी और तभी उसकी मृत्यु हो गई। तभी तो वह न चीख पाया न तड़प पाया। मोटा भाई ने अजीब सा शोर मचा रखा था। विजय ने भवनानी की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम रिवॉल्वर में असली गोलियां डालकर शूटिंग करते हो? भवनानी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने अपनी जबान को होठों पर फेरते हुए कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। राकेश हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए उल्लुओं की भांति देख रहा था, जैसे उसकी समझ में ही न आया हो कि यह सब क्या हो गया। उसके निकट ही कासिम भी स्तब्ध सा खड़ा हुआ था। विजय ने आगे बढ़कर राकेश के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और उसे खोलकर देखा। रिवॉल्वर का केवल एक चैम्बर खाली था। विजय ने गोलियां निकाल कर देखी, वे असली गोलियां थी। विजय ने एक नज़र गोलियों को देखा और फिर राकेश की ओर देखते हुए बोला, यह तुम्हारे रिवॉल्वर में असली गोलियां कहां से आई? राकेश ने अपने आप को संयत करते हुए कहा, मुझे क्या मालूम कि असली गोलियां कहां से आई, और न यह रिवॉल्वर मेरा है। मुझे तो शूटिंग के लिए जो रिवॉल्वर दिया गया यह वही था। भवनानी बता सकता है कि इसमें असली गोलियां कहां से आई। विजय भवनानी की ओर मुड़ने ही जा रहा था कि तभी एक फायर हुआ। विजय ने चौंक कर उस ओर देखा। शूटिंग देखने के लिए आए दर्शकों में से उसने एक व्यक्ति को हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए बाहर की ओर भागते देखा। विजय ने गोलियां और रिवॉल्वर जेब में डाले और फिर वह उसके पीछे भाग लिया। बीच में कई व्यक्तियों से उछलता हुआ वह भी बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने उस व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल पर गेट से बाहर निकलते हुए देखा। विजय अपनी कार की ओर दौड़ा और फिर वह भी उसके पीछे चल दिया। विजय कार को काफी तेज चला रहा था और कार का मोटरसाइकिल का मुकाबला, लेकिन मोटरसाइकिल को इतनी तेज चला रहा था कि विजय उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। मोटरसाइकिल वाला बाईं ओर मुड़ गया। विजय ने कार उसके पीछे ही घुमा दी, लेकिन कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल वाले ने अपनी मोटरसाइकिल को एक गली में मोड़ दिया। विजय ने भी कार को गली में मोड़ दिया। गली संकरी थी, लेकिन कार धीरे धीरे ले जाई जा सकती थी, मगर कुछ दूर आगे जाकर कार जाने लायक भी रास्ता नहीं था, क्योंकि गली के अंदर
एक सरकारी नल लगा हुआ था और उसने काफी जगह रोक रखी थी। विजय मोटरसाइकिल वाले को जाते हुए देखता रहा। वह बड़े आराम से गली पार कर रहा था। उसने अपनी कार बैक की और सीधा चल दिया। कुछ दूर आगे जाकर उसने सड़क से गाड़ी मोड़ी और उस सड़क पर पहुंच गया जहां पर कि उस गली से निकलकर उस मोटरसाइकिल वाले के पहुंचने की आशा थी। वहां पर विजय को कई मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिए। वह दिखाई नहीं दिया जिसकी उसे तलाश थी। उसने गली के दूसरे नुक्कड़ पर कार रोककर एक दुकानदार से पूछा, अभी अभी इस गली में से कोई मोटरसाइकिल निकली थी? जी हाँ, वह किधर को गई है? और दुकानदार ने बाईं ओर संकेत कर दिया। विजय उस ओर चल दिया, लेकिन वह काफी देर सड़कों पर इधर उधर कार घुमाने के बाद भी उस मोटरसाइकिल वाले का पता न लगा सका। आखिर वह वापस लौट चला स्टूडियो की ओर। जिस समय वह स्टूडियो पहुंचा तो उसे बाहर पुलिस की जीप गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दी। उस मोटरसाइकिल को उसने तुरंत पहचान लिया। यह रघुनाथ की मोटरसाइकिल थी, जिसका अर्थ यह था कि रघुनाथ वहां गया है। वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि दर्शकों में से बहुत से लोग जा चुके थे, लेकिन यूनिट के आदमी वहां मौजूद थे। रघुनाथ कुछ पूछताछ कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने विजय को अंदर प्रविष्ट होते हुए देख लिया। उसने विजय की ओर देखते हुए पूछा, हाथ नहीं आया क्या वो? कौन? जिसके पीछे तुम भाग कर गए थे। अगर हाथ आ जाता तो मैं क्या यूं पहलवानी सी करता हुआ यहाँ आता? ओह, रघुनाथ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वह हाथ से निकल गया? निकल गया तो क्या हुआ? विजय बोला। लेकिन तुमने यहाँ आकर क्या किया? मुन्ना लाल नामक एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में ले लिया जाए। किस अपराध में? उसी ने रिवॉल्वरों में गोलियां भरी थी। देवदत्त के पास भी तो एक रिवॉल्वर था। हाँ, रघुनाथ बोला। वे तो नकली गोलियां थी, मगर मुझे यह बताया गया है कि तुमने राकेश के रिवॉल्वर को चेक किया था और उसमें से असली गोलियां निकली हैं। तुम्हें सही बताया गया है। इसी आधार पर मैंने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। उसका कहना क्या है? वह कहता है कि उसने नकली गोलियां ही भरी थी और बाद में बदल दी होंगी। किसने? क्या राकेश ने? नहीं, रघुनाथ बोला। राकेश का कहना है कि उसे रिवॉल्वर सेट पर लाकर भवनानी ने दिया था। विजय कुछ और सोचने लगा। तभी रघुनाथ बोला, एक बात और भी यहाँ हो गई है। वह क्या? माला के गले में एक हार था, वह भी चुरा लिया गया है। कब? यह तो पता नहीं, लेकिन हुआ सेट पर ही चोरी है। रघुनाथ बोला। वह सेट पर ही थी जब उसके गले में हार था, और उस समय भी सेट पर ही थी जब वह हार गायब हुआ। तो जब उसके गले से हार उतरा तो उसे पता ना चला? यही तो आश्चर्य की बात है, रघुनाथ बोला। उसका कहना है कि हार उसके गले में था अवश्य, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि कब उतर गया। विजय चुप रहा। रघुनाथ फिर बोला, चोर ने शायद उस हार को असली समझकर चुराया होगा। तो क्या वह हार असली नहीं था? चोरी जाने से पहले यही समझा जा रहा था कि वह हार 1 लाख रुपए की लागत का है, रघुनाथ बोला। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वह हार नकली है और मुश्किल से 200-250 रुपए का होगा। तब तक मोटा भाई और भवनानी भी उनके निकट पहुंच चुके थे। मोटा भाई बोला, वह तो अकलमंदी कर ली मैंने। अगर इस भूटानी के बच्चे के चक्कर में आकर मैंने असली हार दे दिया होता तो जी बस, मेरा तो कुंडा ही हो जाता। नहीं साहब, अब सोचता हूँ कि सेठ ने बड़ी अकलमंदी की, भवनानी बोला, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघुनाथ कुछ परेशान से स्वर में बोला, हत्या देवदत्त की हुई है और हार चोरी गया है माला के पास से। और चोर भी साला कोई बहुत ही होशियार आदमी होगा कि उसने माला के गले से वह हार उतार लिया और माला को पता भी न चला। मोटा भाई एक बेड़ी सुलगाता हुआ बोला, भाई रघुनाथ जी, जिसने भी यह काम किया है उसे जल्दी से जल्दी पकड़कर सजा दो। हमारा तो कुंडाई हो गया है। फिल्म पूरी भी नहीं हुई और हमारा हीरो मर गया। क्यों बेटा भूटानी, अब उस फिल्म का क्या होगा जो डिब्बों में बंद है? उसके लिए तो सेठ कुछ न कुछ करना होगा, भवनानी बोला। अगर मामला हाथ से निकल गया तो फिर इस फिल्म से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो क्या करा जाए? यूनिट के जितने प्रमुख व्यक्ति हैं वे सब बैठकर इस पर कुछ न कुछ विचार करेंगे। लेकिन हीरो मर ही गया, अब फिल्म कैसे पूरी होगी? उसका कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके पश्चात भवनानी ने विजय की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर विजय, मैंने आपको एक सलाहकार के रूप में यहाँ आमंत्रित किया था, किंतु अचानक ही यह सब हो गया। आप नहीं जानते कि इस घटना से हमें कितना आघात पहुंचा है।
आघात पहुंचने वाली बात ही है। विजय बोला, वैसे अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं भी उसमें भाग ले लूं। दरअसल मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि फिल्मी कहानी घड़ी कैसे जाती है। आप शौक से भाग ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और रघुनाथ देवदत्त को उसमें डलवाकर वहां से चल दिया। लेकिन वह इतना समझ गया था कि विजय वहां पर बेमतलब नहीं रुका है। देवदत्त की मृत्यु का समाचार आग की भांति फैल गया। राजनगर में उसके प्रशंसकों ने स्टूडियो और उसके घर टेलीफोनों का तांता सा लगा दिया। आखिर झक मारकर भवनानी को यह घोषणा करनी पड़ी कि स्टूडियो बंद कर दिया जाए और अगर स्टूडियो में कोई भी फोन आए तो उसका उत्तर न दिया जाए। बाहर लोगों में एक सनसनी सी फैल रही थी और स्टूडियो के अंदर एक हॉल में उस समय मीटिंग हो रही थी। सबसे अधिक बोलने वाला मोटा भाई था। उसे अपनी रकम डूबती सी प्रतीत हो रही थी। हॉल में इस समय विजय के अतिरिक्त भवनानी, राकेश, माला, मोटा भाई, उसका अंग रक्षक चिन्ना गुरु, कासिम और फिल्म का लेखक, संवादक लेखक और गीतकार आतिश अमरोही और कैलाश, जो कि इस फिल्म में एक सहायक भूमिका कर रहा था। एक मेज के इर्द गिर्द यह सब लोग बैठे हुए थे। मोटा भाई बोला, भाई अब मीटिंग की कार्रवाई करो, मेरी तो रकम डूबी जा रही है। मैंने एक तरकीब सोची है, भवनानी बोला, जिससे तुम्हारी रकम डूबने से भी बच जाएगी और हम मार्केट में एक नई चीज भी पेश करेंगे। तो बेटा भूटानी, उस तरकीब को जल्दी से बताओ ना। अब तक जितनी रील हमने खींची है उन्हें बेकार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कौन सी तरकीब है? कैलाश ने प्रश्न किया। सेठ, मेरी तरकीब सुनोगे तो झूम उठोगे। अबे तो कुछ बोलो तो सही, मोटा भाई ने बीड़ी का कश लगाते हुए कहा। अब तक फिल्म की 4 रीलें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। इस समय जो हमने दृश्य लिया था वह लगभग आखिर का ही था। सब लोग ध्यानपूर्वक भवनानी की ओर देख रहे थे। भवनानी एक क्षण चुप रहने के बाद बोला, अगर हम इस दृश्य को फिल्म के बीच में कहीं जोड़ दें और कहानी को थोड़ा सा मोड़ दे दें तो 4 रीलों का, जो कि हम तैयार कर चुके हैं, उपयोग हो जाएगा। मोटा भाई ने बेताबी से कुर्सी में पहलू बदलते हुए कहा, बेटा भूटानी, तुम आधे घंटे से न जाने क्या बके जा रहे हो और मतलब की बात कर नहीं रहे। भवनानी ने मोटा भाई की बात का जरा भी बुरा न मानते हुए कहा, मैं वही बता रहा हूँ, अब तक जो कुछ हुआ वह ठीक है। माला देवदत्त से प्रेम करती थी और राकेश माला से प्रेम करता था। वह माला को जबरदस्ती उठा भी लाया। देवदत्त मर गया। माला उसकी मृत्यु पर आंसू बहाएगी और राकेश उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे माला को मालूम होगा कि राकेश वैसा नहीं है जैसा समझती है और वह भी उससे प्रेम करने लगती है। फिल्म में जासूसी साथ साथ चलेगी ही और अंत में हम यह रहस्य प्रकट कर देंगे कि वास्तव में अपराधी देवदत्त का साथी कासिम ही है। फिल्म में तो इन लोगों के दूसरे नाम हैं, मैं इन्हें असली नामों से ही संबोधित कर रहा हूँ। वह बात तो हम सब जानते हैं, मोटा भाई ने लापरवाही के साथ कहा, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर फिल्म का हीरो कौन होगा? फिल्म का हीरो होगा राकेश। भवनानी ने राकेश की ओर संकेत करते हुए कहा और राकेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मोटा भाई भवनानी को खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ बोला, और उसके बाद जब फिल्म पर्दे पर आएगी तो लोग बाग फिल्म के पर्दे फाड़ देंगे। बेटा भूटानी, तुम क्या मेरा दिवाला निकलवाना चाहते हो? सेठ, नोटों की बारिश होगी, नोटों की, भवनानी ने कहा। इतने नोट आएंगे कि गिने भी नहीं जाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करते रहो। अगर मोटा भाई तुम्हारे कहने पर चलने लगे ना तो 2 रोज में ही मोटा भाई का दिवाला निकल जाए और वह सड़क पर मूंगफली बेचता नजर आएगा। सेठ, तुम बात समझने की कोशिश करो, भवनानी बोला। अब तक लोगों ने राकेश को विलन के रूप में ही देखा है और वे आखिर तक यही सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में भी वह विलन है, मगर जब वे उसे फिल्म का हीरो पाएंगे तो एकदम गश खाकर गिर जाएंगे। फिल्म साली एकदम हिट जाएगी और मेरा दिवाला निकल जाएगा। लेकिन मैं इस ढंग से फिल्म बनाने का निश्चय कर चुका हूँ और अब मेरी फिल्म का हीरो राकेश ही होगा। मोटा भाई कुछ देर तक भवनानी के चेहरे की ओर देखता रहा और फिर बोला, तो भैया ऐसी फिल्म तुम कहीं और जाकर बनाओ, मैं तो बनाने नहीं दूंगा। भवनानी को आशा नहीं थी कि मोटा भाई एकदम इतनी सख्त बात कह देगा। वह बोला, और फिर फिल्म का क्या होगा? कुछ भी हो, मोटा भाई ने एक लंबी सांस के साथ कहा, हीरो तो मर ही गया है और मैं साथ में यह समझ लूंगा कि डायरेक्टर भी मर गया है। मोटा भाई की इस धमकी ने काफी असर किया और वह मोटा भाई की ओर
अविश्वसनीय दृष्टि से देख रहा था। मोटा भाई बोला, बेटा भूटानी, सैकड़ों डायरेक्टर और एक्टर जूतियां चटकाते हुए फिरते हैं, चांदी का जूता किसी की नाक पर मारो और काम करा लो। भवनानी को स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मोटा भाई इतनी जबरदस्त धमकी दे देगा और उस पर अमल करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत हथियार डाल दिए। वह बात को संभालता हुआ बोला, मैंने तो तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखा था जिससे मेरा ख्याल था कि फिल्म चल जाएगी। तुम अपने ख्याल को अपनी जेब में ही रखो। मोटा भाई बोला, तुम्हारे कहने पर मैं अगर वह हार माला को दे देता तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाता। वह तो मैंने अक्लमंदी करी कि असली की जगह नकली हार दे दिया और बच गया। भवनानी खामोश रहा। कुछ देर बाद बोला, मैं तो उन 4 रीलों का उपयोग करना चाहता था, इसलिए यह प्रस्ताव रखा। अब तुम खुद बता दो सेठ कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी कैलाश बोला, सेठ तुम मुझे हीरो बना दो, फिल्म ऐसी बम्पर जाएगी कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन मोटा भाई ने कैलाश की बात पर कोई ध्यान दिए बिना कहा, देखो मैंने फैसला कर लिया है, फिल्म का हीरो होगा अब कासिम। भवनानी ने एक नज़र कासिम पर डाली और फिर बोला, फिर ठीक है, लेकिन माला के लव सीन तो देवदत्त के साथ हैं, उसमें कासिम कैसे फिट होगा? यह आतिश साहब किस मर्ज की दवा है? मोटा भाई ने जेब में एक हाथ डाला और आतिश की ओर उसे बढ़ाते हुए कहा, आतिश मियाँ, इस भूतनी के बच्चे को बताओ कि इस फिल्म में कासिम कैसे फिट होगा। भवनानी बोला, लेकिन फिट करने के साथ साथ यह भी शर्त है कि पिछली बनी हुई 4 रीलों का भी उपयोग हो जाए। वो सब कर देंगे अपने आतिश साहब। मोटा भाई बोला और फिर आतिश की ओर देखते हुए कहा, बताओ जी आतिश मियाँ कि अपना कासिम कैसे हीरो बनेगा। 100 का नोट आतिश मियाँ की जेब में पहुंच चुका था। पान की गिलौरी को जीभ की सहायता से एक गाल के दूसरे गाल में ले जाने के बाद आतिश ने कहा, यह तो जरा मुश्किल काम है सेठ, लेकिन मैं इस समय हल्का सा नक्शा बता सकता हूँ। वैसे आपकी कहानी पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी नक्शा ही देखना है। तो वह तो यूँ होगा कि देव की मौत के बाद कासिम माला को राकेश के हाथों से निकाल कर ले जाता है। क्योंकि माला के शुरू से ही कोई नहीं है, इसलिए वह दोनों साथ रहते हैं। कासिम माला की ओर आकर्षित होता है और उससे अनजाने तौर पर प्यार करने लगता है। माला भी थोड़ा थोड़ा कासिम की ओर खींचती है, फिर दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं और माला कासिम के साथ अपना पिछला दुख भूल जाती है और कासिम राकेश का पर्दाफाश करके अपने दोस्त की मौत का बदला ले लेता है। आतिश खामोश हुआ तो मोटा भाई बोला, इसमें वो पिछली 4 रीलें जुड़ जाएंगी ना? बिल्कुल जुड़ जाएंगी सेठ। आतिश के चेहरे पर 100 रुपए के नोट ने एक विशेष चमक पैदा कर दी थी। मोटा भाई ने एक गर्वपूर्ण दृष्टि से भवनानी की ओर देखा और फिर बोला, अब बोलो भूटानी बेटा, हो गया नहीं काम? तुम साले काहे के डायरेक्टर हो कि एक कहानी को सही ढंग से बना भी ना सको? भवनानी ने तुरंत ही फैसला बदलते हुए कहा, इस बारे में मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, तुम कहते हो तो अब इस फिल्म का हीरो कासिम ही रहेगा। कासिम का चेहरा अपनी इस अप्रत्याशित उन्नति के कारण एकदम चमक उठा। मोटा भाई उठते हुए बोला, बस तो अब फिल्म का हीरो कासिम है। अब हमें चलना चाहिए और देवदत्त की मृत्यु पर अफसोस प्रकट करना चाहिए। वह मीटिंग बर्खास्त हो गई। सब लोग बाहर निकल आए। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी कि अब शूटिंग होने का प्रश्न ही नहीं था। सब लोग अपनी अपनी राह लगे। राकेश विजय के साथ चल रहा था। जब वे दोनों और लोगों से कुछ अलग हुए तो राकेश बोला, दुनिया में कितने गंदे लोग पड़े हुए हैं। एक साथी की मृत्यु हो गई और इन लोगों को अपनी फिल्म और पैसे की पड़ी हुई है। हमने तो यह सुना था कि बड़े स्टार फिल्मों में काफ़ी हस्तक्षेप करते हैं और काम उनकी इच्छा अनुसार होता है। यहाँ तो मामला दूसरा ही नजर आया मुझे। आपने जो सुना है वह ठीक है, राकेश बोला, और आपने जो देखा है वह भी ठीक है। लेकिन गिनती के वे अभिनेता जिसके नाम पर फिल्म चलती है कुछ मनमानी कर सकते हैं। बाकी लोग वास्तव में एक अभिनेता होते हैं। फिर खलनायक वह चाहे कितना ही बड़ा अभिनेता हो जाए, किंतु चूंकि उसके नाम पर फिल्म नहीं चल सकती, इसलिए उसी निर्माता निर्देशक की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। राकेश एक क्षण के लिए खामोश हुआ और बोला, मिस्टर विजय, यह फिल्म लाइन बहुत गंदी लाइन है। ऊपरी चमक के पीछे कितनी वीरानी है, कितनी उदासी है, यह हर व्यक्ति नहीं जानता। वे लोग कार तक पहुंच चुके थे। राकेश ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए, आपको कार में घर तक छोड़ दूंगा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं अपनी कार में आया हूँ। ओह, राकेश ने कहा और फिर विजय से हाथ मिलाकर वह कार में बैठ गया। विजय अपनी कार की ओर बढ़ा। वह कार का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि उसने अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनी। एकदम मुड़कर देखा। वह भवनानी था। भवनानी ने विजय के निकट पहुंचकर कहा, मिस्टर विजय, मुझे अफसोस है कि यहाँ आकर आपको व्यर्थ में बोरियत उठानी पड़ी। झल्ली उठाने से तो अच्छा है कि मैंने बोरियत उठा ली, विजय बोला। लेकिन आप देख ही रहे थे कि मैं मजबूर था, भवनानी बोला। न जाने कौन व्यक्ति मुझे तबाह करना चाहता है। मैं सोच रहा था कि एक ऐसी जासूसी फिल्म बनाऊंगा कि तहलका मच जाए, मगर इस अपशगुन को देखकर कांप गया हूँ। अब तो सोचता हूँ कि एक फार्मूला फिल्म बनानी ही ठीक रहेगी। उन 4 रीलों का लालच क्या है, विजय बोला। आप नए सिरे से फिल्म बनानी शुरू कर दीजिए। भवनानी ने एक सिगरेट सुलगाई और बोला, मिस्टर विजय, दुनिया में कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जिनके पास पैसा है। क्योंकि उनके पास पैसा है इसलिए वे दुनिया पर कुशासन कर रहे हैं। मेरे ऊपर इस समय मोटा भाई शासन कर रहा है। आपने देखा है कि न साले की शक्ल है न अक्ल है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर बिल्कुल कोरा, दस्तक तक नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि उसके पास पैसा है इसलिए वह हमारा बॉस है। कहानी में भी टांग अड़ाएगा, स्टार सिलेक्शन में भी टांग अड़ाएगा, सब कुछ करेगा। विजय को भवनानी की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए विजय ने उसकी बात को बदलते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देवदत्त की किसी व्यक्ति से ऐसी दुश्मनी हो कि वह उसकी हत्या के लिए तैयार हो जाए? ऐसा कोई व्यक्ति मेरी जानकारी में नहीं है, भवनानी बोला। लेकिन मिस्टर विजय, आप तो प्राइवेट जासूस हैं। मैं आपको अपनी ओर से नियुक्त करता हूँ कि आप देवदत्त के खूनी का पता तो लगाइए। मैं इस काम के लिए आपको 5,000 रुपये दूंगा। अवश्य, विजय ने मुस्कुराकर कहा और अपनी कार में बैठ गया। अपराधी के संबंध में मुझे कुछ भी मालूम हुआ तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। वैसे आप अपना फ़ोन नंबर और पता तो दे दीजिए। अवश्य, भवनानी ने जेब से कार्ड निकालकर दे दिया और फिर बोला, आज दिन में तो शायद मैं ना मिल सकूंगा आपसे। वह क्यों? देवदत्त मर गया है, उसके चक्कर में कुछ समय तो लगेगा ही। वैसे मिस्टर भवनानी, राकेश और देवदत्त के आपसी संबंध कैसे थे? साधारण, भवनानी बोला, जैसे 2 परिचितों के होते हैं। न दोस्ताना था न दुश्मनी। विजय ने धीरे से गर्दन हिलाई और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया। भवनानी अपनी कार की ओर बढ़ गया। विजय सीधा कोतवाली पहुंचा। रघुनाथ एक कमरे में मेज पर पैर रखे आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। विजय को देखकर भी वह उसी स्थिति में रहा और बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस ढंग से इंतजार होता है? विजय एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बेटा तुला राशि, तुम्हें जिंदगी भर शरीफ बहू बेटियों की तरह रहना नहीं आएगा। बकवास छोड़ो और यह बताओ कि कोई खास बात मालूम हुई या नहीं? एक खास बात मालूम हुई है। वह क्या? रघुनाथ ने उत्सुकता के साथ पूछा। यही कि इस समय मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, विजय ने आराम के साथ कहा। रघुनाथ के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आ गए और बोला, जब तुम काम के वक्त बकवास करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगने की क्या बात है बेटा तुला राशि, विजय बोला। जब तुम मुझसे मुफ्त में काम कराकर मुफ्त में सरकार से तनख्वाह ऐंठ लेते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। रघुनाथ को ताव तो बहुत आया, लेकिन वह शांत ही रहा और बोला, जिस आदमी ने भी देवदत्त की हत्या की है उसने काफ़ी सूझबूझ के साथ योजना बनाई है। अगर साले ने सूझबूझ के साथ योजना बनाई होती तो अब तक पकड़ा ना गया होता। रघुनाथ ने तीक्ष्ण दृष्टि से विजय की ओर देखा और फिर बोला, विजय तुम गंभीर कब से होगे? चाय पीने के बाद, विजय ने बड़ी सादगी के साथ उत्तर दिया। रघुनाथ ने एक सिपाही को बुलाकर चाय लाने का आदेश दिया। विजय बोला, जब तक चाय आए तब तक तुम एक बढ़िया सी झकझकी सुनो। लानत है तुम्हारी झकझकी पर। लानत तो कभी कभी तुम पर आ जाती है, विजय बोला। अगर बेचारी झकझकी पर ही आ जाए तो क्या बुराई है? झकझकी की छोड़ो और मतलब की बात करो, रघुनाथ बोला। क्या तुम उस आदमी को दोबारा देखने पर पहचान सकते हो जिसके पीछे तुम गए थे? तुम उसे पहचानने की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें उसका पता तक बता सकता हूँ। तुम उसे जानते हो? कुछ कुछ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मेरी जगह तुम उसके पीछे न पड़ जाओ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ना समझो तो ही अच्छा है, विजय बोला। परसों ही एक आदमी ने मेरा मतलब समझने की कोशिश की। जब समझ गया तो उसने फौरन आत्महत्या कर ली। क्या बकवास है?
प्रत्येक दार्शनिक विचार को अभागे मनुष्य ने बकवास ही कहा है। रघुनाथ ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, एक बात तो यह समझ में नहीं आई कि जब उस व्यक्ति को वहां से भागना ही था तो फिर उसे फायर करने की क्या आवश्यकता थी। यही बात समझने के लिए तो मैं चाय पीकर उसके पास जाऊंगा। जब तुम उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते थे तो फिर पीछा करने की क्या आवश्यकता थी। मिस्टर सुपर इडियट, विजय ने आराम के साथ कहा, यहाँ के पुलिस वालों में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न का यहाँ मतलब क्या हुआ। मतलब यह हुआ कि अब मैं तुम्हें गोली मारकर यहाँ से भाग जाऊँ तो क्या यह लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे, या यह समझकर रुक जाएंगे कि जानते तो हैं ही, फिर कभी पकड़ लेंगे। ओह, मैं समझ गया। यूं तो तुम काफ़ी समझदार हो, लेकिन हो कुछ बेवकूफ़ किस्म के समझदार। तभी चाय आ गई। विजय ने चाय पीते हुए पूछा, मुन्ना लाल ने कुछ और बताया? पूछने की तो बहुत कोशिश की गई, रघुनाथ बोला, लेकिन उसका यही कहना है कि इस बारे में वह कुछ नहीं जानता। उसे दोनों रिवॉल्वर में भरने के लिए नकली गोलियां दी गई और उसने नकली गोलियां ही भरी हैं। विजय कुछ नहीं बोला। चाय पीने के बाद उठता हुआ बोला, अब मैं चलूं और दुर्गा को देखता हूँ। दुर्गा कौन? अबे वही जो स्टूडियो में फायर करके एकदम वहां से भाग लिया था, जिसका पीछा तुमने किया था। बिल्कुल, विजय दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, अच्छा बेटा तुलाराशि अहम गच्छामि। और फिर विजय एक झकझकी गुनगुनाता हुआ बाहर निकल आया। ओ बेटा तू कुत्र गच्छामि यत्र तत्र सर्वत्र गच्छामि। बाहर आकर वह अपनी कार में बैठा और सीधा होटल रेनबो पहुंचा। जिस समय वह होटल के हॉल में प्रविष्ट हुआ तो दो वेटरों ने उसकी ओर शंकित दृष्टि से देखा और फिर उनमें से एक तेजी से एक और को चल दिया। वह वेटर एक दरवाजे में से निकलकर अंदर गया और फिर मैनेजर के कमरे के बाहर पहुंचकर बंद दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन? वेटर दरवाजा खोलकर अंदर प्रविष्ट हुआ और बोला, सर, विजय होटल में आया हुआ है। ठीक है, मैनेजर ने एक नज़र उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे पहले ही उम्मीद थी उसके आने की। दुर्गा कहाँ है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।